याद रखिएगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, याद रखिएगा ट्रायंगुलर रखिए याद, ठीक है ना। इसका क्या है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये भी है बाबू, ये भी है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, PRESSURE, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लिखते चलिएगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप में आता है, ठीक है ना। हालांकि आपको सॉम में थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले पढ़े होंगे, ये यूडीएल की तरह नहीं दिख रहा है। यूडीएल के लिए इस तरीके से मान लीजिए बीम था तो उसको हम बोलते थे इस तरह से दिखाइए, ठीक है, ये यूडीएल की तरह दिख रहा है, या उसको इस तरह से दिखाते थे, ये यूडीएल की तरह है, ठीक है। ये एसएससी जे में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि कोई भी एक लकड़ी है, ठीक है, ऐसे पानी में पड़ा हुआ है तो उस पर प्रेशर क्या लग रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, लेकिन लकड़ी है लेकिन उसको पूछा था आपको सॉम में पूछा था, पानी में रखा हुआ तो सॉम में पूछ रहा था, नीचे से प्रेशर क्या लग रहा है, ये पानी का प्रेशर लग रहा है, तो रिएक्शन किस टाइप का हो, इस टाइप से पूछ रहा था, किस टाइप का रिएक्शन है, जो कोई पानी में रखा हुआ है लकड़ी तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, तो ये पानी में जैसे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वर्टिकली तो नहीं होता, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है, तो इस टाइप से आपके रहेंगे, ये हो गया आपका वर्टिकली है। तो इसमें प्रेशर लग रहा हो तो कहेगा सर इस साइड पे फेस पे लग रहा है, इस साइड फेस पे नहीं लग रहा, बिल्कुल इस फेस पे भी लग रहा होगा बाबू, इस फेस पे भी उतना ही लग रहा होगा, तभी तो इधर से जितना लग रहा है उतना इसे लग रहा है दोनों साइड से, और नेट फोर्स क्या है, जीरो है, इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए वस्तु इक्विलिब्रियम में रहता है। ये भी जितना नीचे से लग रहा होगा, ऊपर से जितना लग रहा है उतना नीचे से लग रहा है, और इसलिए वस्तु क्या है, नेट प्रेशर जीरो है, नेट प्रेशर नहीं कर सकते, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो दो केस में हम समझ लिए। देखिए बाबू क्या नॉर्मल लगा रहे, देखिए तो ये भी सरफेस वर्टिकल है, नॉर्मल 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 दिखा रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल नॉर्मल नॉर्मल दिखा रहा है, तो इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इट ऑलवेज। अब कह रहे हैं कोई जरूरी है कि सर हमेशा सरफेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहेगा, अगर सरफेस इंक्लाइन रहे, अगर ऐसे रहे तो ऐसे भी तो रह सकता है, तो ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, वस्तु ऐसे भी रह सकता है, तो अभी भी पानी में है, ये रुका हुआ है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सरफेस है ऐसे इंक्लाइन रह सकता है, ऐसे इंक्लाइन रह सकता है, ठीक है। तो अभी भी जो होगा इस पे इंक्लाइन रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा बाबू, अभी भी पानी प्रेशर अभी भी नॉर्मल लगाएगा, 90 डिग्री पे लगेगा, 90 पे लगेगा, ठीक है। इसको समझिएगा आपको, ठीक है। तो पानी से अभी पूरा भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है बाबू, याद रखिएगा। सरफेस पे 90 डिग्री, ये सरफेस पे 90 डिग्री लगेगा, ऐसे लग रहा है, देखिए तो 90 डिग्री पे लग रहा है हमेशा। सर आप बढ़ाते भी जा रहे हैं बाबू, डेप्थ बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, प्रेशर का ऊपर हो सकता है जीरो भी हो जाए, ठीक है। हालांकि इसमें जीरो दिखा दिए, गलत दिखा दिए हैं, पानी अगर ऊपर तक होगा तो ये जीरो नहीं होगा जी, तब ये ऐसे हो जाएगा, जहां तक पानी होगा ना, ये पानी अगर यहीं तक रहेगा तब जीरो होगा, ठीक है। यह बात में बताएंगे बाबू, उससे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से होगा, ऊपर से भी लग रहा होगा, नीचे से लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा, तो नीचे से भी लग रहा होगा, ठीक है, नीचे से भी लग रहा होगा, तो इस टाइप से। तो यहाँ कैसा डायग्राम बनेगा, तो यहाँ बनता है ट्रेपेजियम जैसे बनता है, याद रखिएगा बाबू। अगर इंक्लाइन रहेगा तो ये भी क्या है बाबू, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लिख लीजिएगा, ये है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बाबू, बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। यहाँ कैसा शेप बना है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम पढ़े थे सॉम में, ये यूडीएल की तरह काम कर रहा है, ये यूवीएल की तरह काम कर रहा है। सॉम में पढ़े थे, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले ये पढ़े होंगे कि सर इस तरह से बीम था, इस तरीके से लग रहा था, हा? याद है, इस तरह से कैसे यूवीएल के लिए लग रहा था, वो यूवीएल की तरह हो गया। ये भी इस टाइप का भी फोर्सेस लग रहा था, इस टाइप के बीम में फोर्स लग रहा था कि सर ये यहाँ हो, इस टाइप से लग रहा था। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो यूवीएल की तरह लग रहा है, यानी वही वाला कॉन्सेप्ट सब यहाँ भी ऐड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यही 3 केस है। चौथा केस पढ़ेंगे, कर्व वाला पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर कर्व है इसे है, या यूं कह सकते हैं, चौथा केस पढ़ेंगे। बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि सरफेस शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे थे, चौथा केस हम लोग पढ़ रहे हैं कर्व वाला। तो कर्व में कैसे होगा, तो कर्व के लिए से पहले हम सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग डायगोनली से मिला देते हैं, ओके। अब ये हम यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कर्व बढ़िया से मिल गया।
तो यहाँ से एक कर्व मिल गया, यहाँ से एक कर्व हो गया, और यहाँ से इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल रहा होगा, यहाँ से इस तरह से वर्टिकल रहा होगा। तो ये है आपका, अब डॉट 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 कर देते हैं बाबू, पूरा यहाँ समझिए इस तरीके से पूरा पानी से यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इस केस में कैसे कैसे फोर्स का दिखाइए, तो बाबू यहाँ भी फिर ये वर्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो इसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो इस तरह से आ रहा होगा, यहाँ तक वर्टिकल है तो यहाँ ऐसे लग रहा होगा, यहाँ तक ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा होगा, ऐसे बढ़ते जा रहा। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इसका कुछ इस तरीके से कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल है तो कांस्टेंट होगा, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कांस्टेंट होगा, ये यूडीएल की तरह कांस्टेंट होगा। इस पे कैसे हो रहा होगा, नॉर्मल लगा बाबू, ये जो सरफेस है ना, इसे समझिए कि यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ एक टेंजेंट खींचिए इस पॉइंट पे, और यहाँ जो नॉर्मल होगा इस तरीके से लग रहा होगा नॉर्मल। इस पॉइंट पे खींचना है, इस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ से नॉर्मल दिखाइए, नॉर्मल दिखाइए। यहाँ अगर दिखाना है तो यहाँ से इसे खींचिए, यहाँ नॉर्मल दिखाइए। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री होना चाहिए, बस हम ये समझाना चाह रहा हूँ दूसरा पॉइंट को। क्लियर समझ में आ गया कि सरफेस कैसा भी रहे प्रेशर हमेशा क्या होगा 90 पे लगेगा। तो यहाँ से हम ये समझे तीनों के इस केस से कि टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, और टोटल प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। यही बाबू चारों केस हम पढ़ने वाले हैं, चारों का हम कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सब आप देख ही रहे हैं कि कितना डिटेल में मैं बढ़िया से बता रहा हूं। तो टोटल प्रेशर किसको बोलते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by static fluid, ये रुका हुआ है, by exerted by static fluid on the surface, ये सरफेस प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, इंक्लाइन सरफेस और कर्व सरफेस। याद हो गया, 4 सरफेसेस है हमारे पास, कौन कौन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन और कर्व सरफेस, चारों फोर्सेस का यही कह रहे थे। इसी को बोलते ओरिएंटेशन, मतलब वो कैसे अवस्थित हैं, कैसे स्थित हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, ये वर्टिकल कंडीशन में है, ये इंक्लाइन कंडीशन में है, और ये कर्व वाला है। क्लियर है, तो इसे चारों कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि हम यही चारों कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस इसी टाइप से दिखते हैं। इसी चारों कंडीशंस में फ्लूइड में जो प्रेशर लग रहा है वो कितना प्रेशर लग रहा है, यानी कितना फोर्स लग रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। तो देखिए बाबू, हम पहले बोले थे ये एक्चुअली लिखते हैं टोटल प्रेशर, लेकिन देखिए लिख रहे हैं क्या, इट डिफाइंड एज द फोर्स। तो एक्चुअली में लिखते हैं प्रेशर, टोटल प्रेशर, लेकिन वो प्रेशर नहीं है, वो क्या है, फोर्स है। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by static fluid on exerted by static fluid on a surface either plane or curved when fluids come in contact with surface। समझ रहे, जैसे ही पानी के टच में आया इस सरफेस, फ्लूइड प्रेशर लगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये जो फोर्स इस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है, जितना लग रहा होगा मैग्नीट्यूड, वही हमारा टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, हालांकि ये वस्तु क्या है, इक्विलिब्रियम में रहेगा, जितना ऊपर से लग रहा होगा उतना नीचे से लग रहा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा 100 न्यूटन होगा तो ये भी होगा बाबू 100 न्यूटन होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब बहुत पतला रहेगा तभी पॉसिबल है। थिकनेस ज्यादा मोटा रहेगा तो ये 100 होगा तो 105 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये बढ़ने लगेगा। इसीलिए मान के चल जाते बहुत ही थीन है, पतला है, कागज के एक जो थिकनेस होता है उसके बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे सर, कागज के बराबर नहीं मानेंगे, पतला नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, तो बाबू तो फिर इसको वर्टिकल की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी इस तरीके से लगेगा फोर्स। ठीक है, इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, अगर इसको हम थिकनेस मानेंगे तो यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, इस टाइप से लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको लग रहा होगा। तो कहने का मतलब पतला ये मान लेते हैं, इतने ही पतले मान लेते तो ये नहीं लिखना पड़ता ना, इसलिए पतला मानना है। क्लियर है, यहाँ भी इसमें कंडीशन है। अब ये बात ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब सिचुएशन कैसा है बाबू, ये सिचुएशन कैसा है, ऐसा है, ये समझिए सिचुएशन ऐसा है। तो ठीक है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से आपने सर ये और ये दिखा दिए, इधर भी तो पानी होगा। तो बिल्कुल बाबू, जितना उधर से लग रहा होगा, इसका ट्रायंगुलर शेप मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। पानी तो चारों ओर है, इधर भी पानी है, इधर भी है, इधर भी है और बैक साइड भी है। ठीक है, तो यहाँ पानी का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होगा, ऐसे बन रहा होगा, ट्रायंगुलर बन रहा होगा, इससे ट्रायंगुलर। तो आपको इस साइड भी ट्रायंगुलर हम दिखा दिए, तो इस साइड इससे लग रहा है, इस साइड नहीं लग रहा होगा, यहाँ भी ट्रायंगुलर बन रहा होगा। कहने का मतलब इस साइड भी ट्रायंगुलर बन रहा होगा, इस साइड भी ट्रायंगुलर शेप बन रहा होगा, इस साइड भी ट्रायंगुलर, इस साइड सब ट्रायंगुलर बन रहा है, और नीचे से हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रहा होगा। क्लियर है, तो ये 1 2 3 4 सरफेसेस हुआ जिसपे वर्टिकल की तरह कंसीडर करेंगे, और ये 5वां हॉरिजॉन्टल की तरह। अगर पूरा भरा होगा तो 6ठा भी हॉरिजॉन्टल की तरह। अगर पानी यहीं तक है तो सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल की तरह कंसीडर करेंगे, सिर्फ प्रेशर ऐसे ऐसे लग रहा होगा, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। क्लियर है,
तो इस तरीके से आपका लग रहा है चारों केस में पढ़ने वाला। अब इसमें सर एक और शब्द था, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे हम लोग कहेंगे अपने हमारे शरीर में प्रेशर कहाँ लगता है, तो हमारे शरीर में प्रेशर, हमारा माथा यहाँ है, यहाँ लगता है प्रेशर, समझे, तो कितना लग रहा है, तो इसके लिए तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं या जो भी है, ओके। तो प्रेशर वही लग रहा है, फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा यहाँ है। इसमें सर सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, तो बाबू यहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर है, मैं आपको सेंट्रॉइड एक चैप्टर पढ़ा रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वहाँ मैं 4-5 चीज लिखा था, ठीक है, 4-5 सेंटर से लेटर में लिखा था, उसी को रिपीट करूंगा, यहाँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक चीज होता है आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ परक्यूशन, सेंटर ऑफ परक्यूशन, ये सब है हमारा सेंटर से रिलेटेड है, जो सिविल और मैकेनिकल वाले को जिंदगी भर इसे मिलते रहता है सब। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास यानी मास जिस पॉइंट पे, पूरे बॉडी का मास जिस पॉइंट पे माना जाता है कि अवस्थित है किसी एक पॉइंट पे, उस वो कहलाता है, उस पोजीशन को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट से पास किया हुआ माना जाता है, पूरे बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स माना जाता है जिस पॉइंट से पास कर रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। या इसको दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हो तो पूरे बॉडी का एरिया जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो या जहां से पास करता हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सब मैं डिफाइन कर चुका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सेंटर ऑफ प्रेशर भी यहाँ आगे उसी तरीके से, जिस तरीके से इस दोनों को डिफाइन किया उसी तरीके से सेंटर ऑफ प्रेशर यानी जिस पॉइंट से पूरे बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है, जिस पॉइंट से पास करता हो, ये एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि पूरे बॉडी का प्रेशर जिस बिंदु से पास करता हो या जिस बिंदु पे लग रहा हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे ये प्रेशर यहां से यहां तक प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, यहां से यहां तक प्रेशर लग रहा है, तो मानते हैं ये सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो, ये मान के चलते हैं कि पूरा प्रेशर जो लग रहा है इस बिंदु से पास कर रहा हो। तो जिस बिंदु से पास कर रहा है वो उसका कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो किस बिंदु से मान के चले पास कर रहा है, इस बिंदु से मान के ये सेंटर है हमारा, तो इस बिंदु से पास करते हुए मानेंगे तो कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर है। ये पूरा ट्रायंगुलर शेप में, तो इसमें ट्रायंगुलर में कहां से होगा बाबू, तो ये अगर इसका हाइट क्या है, अगर h हाइट है तो इसका सेंटर कहां होगा, यहां से पास करते हुए मानेंगे। कहां से, तो ऊपर से होगा 2h/3 पे, और नीचे से अगर हम कहेंगे तो h/3 पे, ठीक है, h/3। ट्रायंगल में जानते हैं, ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि आपका सेंट्रॉइड जो होता है इस h/3 और 2h/3 ट्रायंगुलर की तरह काम कर रहा है, एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम है। इसका सेंट्रॉइड कहां होगा, यहां से पास कर, ये इसका सेंट्रॉइड, ये कैपिटल G से डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड को, ठीक है, सेंटर G से डिनोट करते हैं। ये सेंटर ऑफ प्रेशर को स्मॉल ये h बार से डिनोट करते हैं। तो ये इसका सेंट्रॉइड भी है, हालांकि इस केस में है सेंट्रॉइड ये है, और आपका सेंटर ऑफ प्रेशर भी उसी तरीके से, यानी ये प्रेशर लग रहा है, 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 तो जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से मान के चलते हैं ये टोटल फोर्स जो लग रहा है या प्रेशर जो भी कहिए लग रहा है, टोटल प्रेशर ये पढ़ रहे हैं, टोटल प्रेशर चाहे टोटल फोर्स जिस बिंदु से पास कर रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। उसी तरीके सेंटर ऑफ बॉयंसी, जिस बिंदु से, अगला वाला चैप्टर में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी, जिस बिंदु से क्या होता है, जिस बिंदु से बॉयंसी फोर्स पास करता हो, ये मान के चलते हैं जिस बिंदु से बॉयंसी फोर्स पास कर रहा हो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ परक्यूशन क्या होता है, तो ये इसको बोलते हैं स्वीट पॉइंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वीट पॉइंट, SWEET स्वीट पॉइंट बोलते हैं, स्वीट पॉइंट बोलते हैं। स्वीट पॉइंट क्या होता है, आप जैसे क्रिकेट खेलोगे तब आप अंदाजा लगाए होंगे, जो बॉल उधर से आती है और आप मारते हैं तो देखिएगा बीच में पोजीशन रहता है, एक ऐसा जगह लगेगा हाथ झनझनाने लगता है, अगर कहीं गलत शॉट लग गया पूरा आपको दर्द ऐसे कहेगा, मतलब बहुत पेनफुल होगा आपके पास। लेकिन एक उसमें एक ऐसा पोजीशन रहता है बैट के बीच में, एक जैसे मारिएगा थोड़ा लगाइएगा और इतना बढ़िया आपको खुशी महसूस होगा कि लगेगा काश वहीं मतलब बार बार लगता। तो आपको मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाने से और अधिक से अधिक ज़्यादा दूरी कवर होता है, ज़्यादा दूर पे जाता है और आप कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ परक्यूशन होता है या स्वीट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये चाहिए, इसका भी कॉन्सेप्ट है, कैसे स्वीट पॉइंट निकलता है, सब का भी ये सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। चलिए, तो कंपटीशन में जनरल में इसे नहीं, तो हम नया टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो नया टॉपिक हमारा है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, एक क्या है सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, एक पॉइंट है, जहां से ये माना जाता है कि पूरे बॉडी का प्रेशर क्या होता है, पास कर रहा है। तो लिखिएगा सेंटर ऑफ प्रेशर का परिभाषा, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। एच स्टार से हम लोग करते हैं, एच स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं, एच स्टार से ना। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द point of application, it is defined as the point of application of the total force, point of application of the total force, point of application of the total force, ठीक है, on the surface, टोटल फोर्स या प्रेशर ही लिख सकते हैं, ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पे टोटल मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस पॉइंट पे लग रहा है। तो हम पहले बता दिए बाबू, किस पॉइंट पे जो लगता है, जिस पॉइंट पे लगता है। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ, ये है आपका है। तो हम इतना ठीक नहीं लेंगे, जब हम पार्टिकुलर केस 1 by 1 केस पढ़ेंगे उसमें हम पतला करके आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका, ये सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया, ये सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, इसमें भी आपका सेंटर में आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 1 by 1 स्टडी करते हैं। जो चारों केस था, तो बाबू हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। जो कोर्स कंटेंट लिखे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए कि क्या क्या फोर्सेस होते हैं, डेफिनेशन ऑफ टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ लिए हैं। अब हम कैलकुलेशन पोर्शन पे आएंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हेडिंग लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ, तो टोटल प्रेशर लिख देते हैं डायरेक्ट, हम जानते हैं सिंबल, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। ऑन वेरियस ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स, ऑन वेरियस ओरिएंटेड सरफेसेस, ऑन वेरियस ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स, वेरियस ओरिएंटेड प्लेन लिखिए, प्लेन या सरफेस, प्लेन और सरफेसेस, सबमर्ज्ड इन वाटर, हम लोग वाटर वाला ही केस हम लोग कंसीडर करेंगे, इसीलिए सबमर्ज्ड इन वाटर कर रहे हैं। तो सबसे पहला सरफेस लेते हैं, केस A1 लेते हैं, ए में लेते हैं। सरफेस क्या हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो फर्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहला केस ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी बातें करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस का, इस केस में क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम पहले बताए हैं कि आपको एक सरफेस लेना है, एकदम पतला सा ले लेते हैं जिसका थिकनेस नहीं हो, ठीक है। बहुत पतला सा ले लिए हैं जिसका बहुत ही आपका क्या हो, बहुत ही पतला है, ठीक है। ये है सरफेस और पानी भरा हुआ है ऊपर तक, हो सकता है जैसे किसी का लाश हो जाए या कोई वस्तु हो जाए या पानी में डूब गया है, ठीक है, या किसी के लाश को आपने किसी बांध के रख दिए हैं या किसी लकड़ी को भेज दिए, कुछ भी जो पानी के अंदर है, ठीक है ना। हालांकि वो तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, थोड़ा पतला रहना चाहिए, इस टाइप से है। ओके, तो ये क्या है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या है,
फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल आपको देखना है, क्योंकि देखिए लकड़ी वाला एग्जांपल लीजिएगा तो लकड़ी आपका ऊपर में तैरने लगता है, ठीक है। लकड़ी का अगर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल, नो डाउट, पानी में कैसे भी लकड़ी को फेंकिएगा तो वर्टिकल ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन क्या है, वो पानी पे तैरने लगा, हमको बीच में लाना है, इसलिए आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल शब्द बोला हूँ, उसके पीछे यही रीजन है कि मैं सेंटर में चाह रहा हूँ। हालांकि वो नीचे भी बैठ सकता है, ज़्यादा वजन हो जाएगा तो, ठीक है। तो इस टाइप से है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रेशर जो है आपका, इसका ये बाबू आपने एक एच हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिए तो क्या लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज in water,